आज हम बात करेंगे वो कौन सी 20 अहम बातें हैं कि तुर्की में प्रॉपर्टी खरीदते हुए हमें इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना हम नुकसान उठा सकते हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि वो कौन सी अहम बातें हैं जो तुर्की में प्रॉपर्टी ढूंढते हुए उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। जी कलीमुल्ला, आज की वीडियो बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया सर आपका। ऐसे हमारे दोस्त, ऐसे हमारे भाई जो टर्की में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो उनके लिए इन 20 पॉइंट्स का या 20 बातों का या 20 मुख्तलिफ मराहिल का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे हमने 20 पॉइंट्स आपके लिए लेकर आए हैं, 20 मुख्तलिफ जो बातें हैं जिनका आप ख्याल रखें। तो उसमें नंबर वन पे अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है कि आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो वो उसकी लोकेशन आप देखते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी की जो है लोकेशन, उसकी प्राइस जो है वो उस हिसाब से फाइनल करती है। अगर आप देखें कि एक सिटी सेंटर में प्रॉपर्टी है और एक जो है टूरिस्ट एरिया के पास प्रॉपर्टी है, एक है मेट्रो के पास, एक है यूनिवर्सिटी के पास और एक आ जाती है सराउंडिंग में, तो हमेशा प्रॉपर्टी की जो लोकेशन होती है वो प्रॉपर्टी की प्राइस के हवाले से बहुत अहम होती है। तो आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आप लोकेशन के हिसाब से उसकी प्राइस का कंपैरिजन करें और उसके बाद फिर जो है आप प्रॉपर्टी लें। तो नंबर वन तो हम लोकेशन को प्रॉपर पूरे शहर के अंदर देखते हैं कि शहर में कहाँ पर है ये प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरा ये आ जाता है कि एरिया कौन सा है इसका। एरिया से मुराद एक तो लोकेशन हो जाती है, एरिया से मुराद हम ये लेते हैं कि देखें बहुत से एरियाज टूरिस्टिक एरियाज होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं। बहुत से एरियाज होते हैं कमर्शियल होते हैं, वहाँ पे बाज़ार होते हैं, मेन बाज़ार हो गया, रिटेल बाज़ार हो गया। बहुत से एरियाज जो होते हैं वो नॉन एक्टिविटी सिर्फ रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं। तो इसलिए आपने टूरिस्टिक एरिया है, कमर्शियल एरिया है या रेजिडेंशियल एरिया है, आपका जो पर्पज़ है, अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर आपका टारगेट टूरिस्ट है तो आप टूरिस्ट एरिया के पास लेंगे। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जिसको आप कमर्शियल एक्टिविटी यानी बिजनेस में आप यूज़ कर सकें, रेंट आउट कर सकें, तो डेफिनेटली फिर आप कमर्शियल एरिया के अंदर लेंगे जहाँ पर बिजनेस है, होलसेल मार्केटें हैं, रिटेल मार्केटें हैं, तो वहाँ पर। लेकिन अगर आप ऐसा टारगेट कर रहे हैं कि मैंने फैमिलीज़ को रेंट करना है या खुद फैमिली के साथ रहना है, तो फिर आप रेजिडेंशियल एरियाज़ को प्रेफर करेंगे। तो लोकेशन के बाद दूसरा सबसे अहम पॉइंट होता है एरिया, कि आप किस एरिया में और कहाँ पर लेना चाहते हैं। तीसरा सबसे पॉइंट है कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर वो नई नहीं है, पुरानी है, तो वो कितनी पुरानी है, उस प्रॉपर्टी की एज क्या है, 5 साल पुरानी है, 8 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है। क्योंकि जैसे जैसे प्रॉपर्टी की एज बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। तो हम इस चीज़ को भी देखते हैं डेफिनेटली। जो आप एरिया के हिसाब से तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से वो डाउन होती जाती है। हमें ये देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं इसके सराउंडिंग में क्या वैल्यू है, और ये हमें जो प्रॉपर्टी दी जा रही है ये कितनी पुरानी है और इसकी क्वालिटी कैसी है। क्या ये ज़लज़ले के अंदर या मुख्तलिफ जो मामलात हैं उसमें ये सरवाइव कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था कि एज ऑफ प्रॉपर्टी। चौथा पॉइंट है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके ऊपर बैंक लोन है या नहीं है, यानी कि मालिक ने कहीं बैंक से किसी किस्म का लोन तो नहीं लिया हुआ प्रॉपर्टी के ऊपर। ये भी बहुत अहम है। और उसके बाद हमारा आ जाता है पांचवा पॉइंट, इसी तरह से मॉर्गेज जो है वो प्रॉपर्टी को उसके डॉक्यूमेंट रख कर कोई बिजनेस लोन लिया हुआ है या कोई और किस्म का लोन लिया हुआ है तो उसको मॉर्गेज के हवाले से भी हमें चेक करना पड़ता है। पर्सनल लोन जो है वो आ जाता है और उसके साथ साथ मॉर्गेज आ जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका कोई मालिक कितने हैं, यानी एक ही मालिक है या दो या चार या पांच लोग इसमें पार्टनर हैं, बहन भाइयों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है या किसी एक अकेले मालिक की प्रॉपर्टी है। तो नंबर ऑफ ऑनर्स, इसमें कितने मालिक हैं, ये पॉइंट हमने देखना, और ये हमारा पॉइंट था छठा। इसके बाद जो सातवां पॉइंट है आपने देखना होता है कि ये प्रॉपर्टी बेसमेंट में है, जिसे हम तहखाना कहते हैं उर्दू में,
तो ये तय खाने में है, बेसमेंट में है ये प्रॉपर्टी, या ग्राउंड फ्लोर पे है। पहली जिसे हम कह रहे ग्राउंड फ्लोर है, और उसके बाद दूसरी, और फिर तीसरी, फिर चौथी। तो टर्की में जो बेसमेंट होता है या ग्राउंड फ्लोर होता है, दोनों की कीमत बहुत कम होती है। बेसमेंट की तो आधी से भी कम कीमत होती है, और जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो 20% सस्ता होता है, यानी 15 से 20% सस्ता होता है। तो आधी कीमत का होता है बेसमेंट, और 15 से 20% सस्ता होता है ग्राउंड फ्लोर। तो बहुत से पाकिस्तानी, बहुत से इंडियन भाइयों को ये है कि पाकिस्तान में और इंडिया में तो ग्राउंड फ्लोर महंगा होता है, यहाँ पर जो है वो ग्राउंड फ्लोर सस्ता है। तो इन चीज़ों को भी आपने जहन में रखना है। आपका ये बैरियर होने की वजह से एजेंट हजरात इसका फ़ायदा उठाते हैं, और वो आपको तय खाना या ग्राउंड फ्लोर वाली प्रॉपर्टी महंगे दामों बेच देते हैं। ये पॉइंट भी आपने जहन में रखना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि ये प्रॉपर्टी जो है मेट्रो के पास है, नियर टू मेट्रो, या फिर जो है ये बाज़ार के पास है, यूनिवर्सिटी के पास है, या फिर ये किसी टूरिस्ट एरिया के पास है। अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इन तीनों पॉइंट्स को आपने जहन में रखना होता है कि मेट्रो के करीब है, यूनिवर्सिटी के पास है, या बाज़ार। क्योंकि देखें, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आते हैं, वो स्टूडेंट्स को आप किराए पे दे सकते हैं अगर आपने रेंटल पर्पस के लिए लेनी है। या बाज़ार में जो काम करने वाले लोग हैं वो आके किराए पे ले लेते हैं। बहुत से गाँव से आए हुए होते हैं, दूसरे शहरों से आए हुए होते हैं, उन्होंने दुकानों पे या तो एज ए हेल्पर काम कर रहे होते हैं, या लोडर अनलोडर काम कर रहे होते हैं। तो वो भी आपसे प्रॉपर्टी किराए पे ले लेते हैं और कंबाइन रह रहे होते हैं, जिसे हम मजदूर कह लें। तो कमर्शियल एक्टिविटी होगी, बाज़ार होगा, मार्केट होगी, तो उसके पास प्रॉपर्टी, या यूनिवर्सिटी के पास प्रॉपर्टी, या फिर ये मेट्रो स्टेशन के पास होगी, तो वहाँ आने जाने में आसानी होती है। तो लोग ज़्यादातर तरजीह देते हैं, अगर उन्होंने किराए पे घर लेना है तो वो मेट्रो के पास हो, तो इसलिए वो आसानी से किराए पे चढ़ जाता है। तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ के लिए इन पॉइंट्स का जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हम ये देखते हैं कि इस एरिया में क्यों कोई फ्यूचर प्लान तो नहीं है गवर्नमेंट का, कोई डेवलपमेंट प्लान अगर है तो फिर ये होगा कि साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद तो वो गवर्नमेंट आपसे वो प्रॉपर्टी ले लेगी। तो गवर्नमेंट का पेमेंट सम टाइम ये होता है कि वो अपना एक, उन्होंने ट्रेडिशनल एक सेट रखा होता है, उस हिसाब से वो पे करते हैं। सपोज आपने महंगी ली तो हो सकता है वो थोड़ी सस्ते दामों आपसे ले रहे, ठीक है, ऐसा होता नहीं। लेकिन आपने ये पॉइंट जहन में रखना है, वो मालिक हो सकता है इसलिए सेल कर रहा हो कि यहाँ पर फ्यूचर में जो है वो गवर्नमेंट का कोई प्लान हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, और ये लोग यहाँ से सेल करके निकलना चाह रहे हैं और आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो ये भी आपने जहन में रखना है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। और इसके बाद जो हमारा पॉइंट आ जाता है कि ये तकरीबन 12वां पॉइंट है कि अंडर मेन पावर लाइन, जो पावर लाइन है मेन इलेक्ट्रिसिटी की है, तो कहीं उनके नीचे तो नहीं है प्रॉपर्टी। बहुत से लोगों ने घर बनाए हुए होते हैं इलीगल या किसी भी तरह से, और वो पावर लाइन के नीचे प्रॉपर्टी है, वो आपको सेल कर दी जाती है। तो बंदा कहता है सस्ती मिल रही है, वो इस फैक्टर को जेहन में नहीं रखता, बाद में नुकसान उठाता है। तो इसी तरह से गैस पाइपलाइन के पास तो नहीं है, मेन जो पाइपलाइन होती है, सप्लाई लाइन है, उसके पास तो नहीं है गैस की। या फिर सीवेज डिस्पोजल जो होता है, सीवरेज जिसे हम कहते हैं, तो ये कहीं सीवेज डिस्पोजल एरियाज जो हैं उनके पास तो नहीं है। ये पॉइंट्स भी ज़हन में रखने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि कहीं कमर्शियल एक्टिविटी जैसे फ्री ट्रेड जोन है, होलसेल मार्केट है, जानवरों का बाज़ार है, या इसी तरह से आप कह लें दूसरी चीज़ों का बाज़ार है, कहीं होलसेल या कपड़े की मार्केट है, या इसी तरह से आप कोई भी मसलन आप जनरल ले लेते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी एरिया है उसके पास है। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी है। इसके बाद आ जाता है कि एरिया रेपुटेशन। ये हमारा 16वां पॉइंट है कि एरिया रेपुटेशन। एरिया रेपुटेशन से क्या मुराद है? जिस तरह से बंदे की रेपुटेशन होती है, इसी तरह से एरिया की भी रेपुटेशन होती है। आप जब कहते हैं कि इस एरिया में क्लब्स हैं, बार्स हैं, या इस एरिया में नाइट क्लब है, या फिर इस एरिया को रेड लाइट एरिया कहा जाता है, यहाँ पर गैर अखलाकी जो है वो काम होता है, तो इस हवाले से आप फैमिली के साथ उस एरिया में तो नहीं रह सकते ना। आप देखें, जब भी कोई भी मुसलमान भाई आएगा तो हमारी माएँ बहनें जो पर्दा करती हैं, और फिर उस हिसाब से उन एरियाज़ में हम अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें ये भी देखना होता है कहीं
क्लब्स के पास ना हो, बार्स के पास ना हो, या फिर कहीं रेड लाइट एरिया के पास ना हो, ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी ना हो, ताकि आने वाले वक्त में हमारे लिए परेशानी का ज़रिया ना बने। तो ये चीज़ें भी देखना होती है। फिट टू योर चॉइस, ये हमारा आ जाता है 17वां पॉइंट, कि जो आपने जहन में सोचा था कि मुझे 1 कमरे की प्रॉपर्टी चाहिए, 2 कमरे की चाहिए, इस बजट में चाहिए, इस तरह का एरिया हो, स्कूल के पास हो, मेट्रो के पास हो, हॉस्पिटल के पास हो, ओवरऑल ये है कि तकरीबन वो जो आपने सोच रखी थी उससे 80% 90% मैच करती है, तो आप जो है उसका डिसीजन लेने के हवाले से फाइनल करें। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है 18वां पॉइंट, कि जो इंश्योरेंस है इसकी प्रॉपर्टी की, सालाना इंश्योरेंस होती है ज़लज़ले के हवाले से, अर्थक्वेक इंश्योरेंस उसको कहा जाता है। तो ये अर्थक्वेक इंश्योरेंस जो है ये पे कर रहे हैं, और प्रॉपर वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है और लीगल है। उसके बाद फिर 19वां पॉइंट है कि जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो टैक्स से रिलेटेड हैं, या इंश्योरेंस से रिलेटेड है, या ऑनरशिप से रिलेटेड है, या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर हैं। हर तरह के डॉक्यूमेंट्स आपने चेक करने हैं, और उसके बाद जो है आपने उस प्रॉपर्टी को क्लियरेंस देनी है। और 20वां पॉइंट है कि आप जब प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपने सिर्फ एजेंट या डीलर को मिलकर ही प्रॉपर्टी नहीं ले लेनी, आपने मालिक मकान को भी मिलना है, जिसका नाम लिखा हुआ है मालिक मकान का आईडी देखना है, और रजिस्ट्री के ऊपर टापू के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वो आईडी को मैच करना है, दोनों को देखना है कि ये मालिक है, इसके नाम है, ये बंदा है, और उससे बात हो रही है कि इतने में वो बेच रहा है, इतने में आप ले रहे हैं, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। वो आपको सेल कर रहा है, आप खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर अपनी कमीशन लेने का हकदार है, वो उसको मिलेगी, लेकिन उसका ये नहीं है कि वो मालिक से ही आपको ना मिलाए, और बाद में जब आप कुछ पेमेंट दे दें तो इसको कहते हैं फिशिंग। बाद में आप जब पेमेंट दे देते हैं तो आप फंस जाते हैं। अगर आप मज़ीद पेमेंट नहीं देते तो आपके पहले जो दी हुई पेमेंट है, टर्की में तो ऐसा नहीं है, टर्किश लोग तो नहीं करते, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं या दूसरे जो लोग हैं वो आपकी पेमेंट जो है किसी न किसी तरह से ज़ाया कर सकते हैं। तो आप एहतियात करें, आप इस हवाले से मालिक मकान जो है उसको मिले, उससे बात करें, और उसकी जो है वो आईडी चेक करें, क्योंकि कोई कहता है कि मैं ही मालिक हूँ, इसके कहने से तो नहीं होता। वो अपने डॉक्यूमेंट दिखाता है, आईडी दिखाता है, आप दोनों मैच करें, देखें, और उसके बाद जो है किसी भी डील को फाइनल करें। तो ये 20 पॉइंट थे, इनको मैं समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने आपके लिए 20 पॉइंट देखे। इनके अलावा अगर आपके जहन में कोई पॉइंट हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, कमेंट लिखा करें, क्योंकि कमेंट हम पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ आप हमारी मदद करते हैं नए से नए टॉपिक्स डिज़ाइन करने में और आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। तो कमेंट में जब आप लिखते हैं हम उसको पढ़ते हैं, और हमें एक आइडिया मिलता है कि आपको मज़ीद किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये 20 पॉइंट है। नंबर 1, लोकेशन, एरिया, एज ऑफ प्रॉपर्टी, बैंक लोन, मॉर्गेज तो नहीं है उसके ऊपर, पार्टनर्स कितने हैं, ऑनर्स कितने हैं, ये प्रॉपर्टी जो है बेसमेंट में है या ग्राउंड फ्लोर पे है, मेट्रो के पास है, बाज़ार के पास है, या इसी तरह से टूरिस्ट एरिया के पास है, कोई फ्यूचर प्लान तो नहीं है इसके ऊपर, और साथ ही साथ कहीं ये मेन पावर लाइन के नीचे तो नहीं है, गैस सप्लाई लाइन के पास तो नहीं है, सीवरेज डिस्पोजल के पास तो नहीं है, और इसके साथ साथ कि हम देखते हैं कि इस यहाँ पर कमर्शियल एरिया के पास है ये, और इस एरिया की रेपुटेशन क्या है, यहाँ पर बार्स, क्लब्स या नाइट लाइफ तो नहीं है ज़्यादा, और इसके साथ साथ कि ये हमारी चॉइस को फिट करती है, कहीं हम मजबूर होकर तो नहीं ले रहे हैं ये प्रॉपर्टी, और इसकी इंश्योरेंस पेड है, और इसके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं, और एट द एंड क्या हमने मालिक से मिलकर हर तरह की अपनी सेटिस्फेक्शन कर ली है कि अब हम इसको जहनी तौर पर ख़रीदने के लिए तैयार हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की में बहुत से लोग प्रॉपर्टी किराए पर देने के लिए खरीदते हैं, जी तो नई और पुरानी प्रॉपर्टी पर किराए की रेशो क्या है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया बहुत सर। से लोग हमसे पूछते हैं कि देखें जो प्रॉपर्टी पे किराए की रेशो है वो तो 5% है या 6% है सालाना। तो देखें, जब आप 1 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, $1 लाख कर लेते हैं फ़र्ज़ करें, तो आप ये समझें कि $1 लाख की प्रॉपर्टी आपने ली है, अगर महीने का उसका रेंट जो है $300 भी होता है, तो उस हिसाब से आप वो देखें वो कितने परसेंट बनता है।
नई प्रॉपर्टीज़ जब आप लेंगे तो उसकी जब हम एवरेज कैलकुलेशन करते हैं तो वो 5 से 6% ही बनती है। लेकिन जो आप पुरानी प्रॉपर्टी लेते हैं, क्योंकि पुरानी प्रॉपर्टी तकरीबन 50 to 60% के पास होती है। मसलन नई जो आप $1,00,000 में ले रहे हैं, पुरानी वही प्रॉपर्टी आपको $60,000 में मिल जाती है, 50 में मिल जाती है। तो नई अगर 60 में ले रहे हैं तो पुरानी आपको 30 में मिल जाएगी, 35 में मिल जाएगी। तो पुरानी प्रॉपर्टीज़ पर जो रेंट की रेशो है वो 12 से 15% तक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सस्ती होती है। नई प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर तकरीबन 6 से 8% आ जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एनुअल बेसिस पर जब हम देखते हैं तो 12 से 15% आसानी से, मतलब आप देख लें कि अगर 2 लाख टर्किश लीरा की प्रॉपर्टी है तो वो आसानी से 2,000 टर्किश लीरा किराए पे चढ़ जाती है। तो 1% अगर हम देखें, ये 2,000 जो है वो आसानी की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो 3,000 पे भी चढ़ जाती है। लेकिन अगर आप 1% के हिसाब से करें तो 2 लाख की हुई तो 2,000 पर तो ये 1% हुआ। अगर हर महीने का 1% है तो 12 महीनों का वो 12% हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरानी प्रॉपर्टी है उस पर रेंट रेशो ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉपर्टी सस्ती होती है। और जो नई प्रॉपर्टी है, अब जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इतना ज़्यादा उस पर किराया मुमकिन नहीं होता, तो वो तकरीबन 6 से 8% सालाना होती है। तो हम इसलिए कहते हैं कि आप कोशिश किया करें कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ले लें। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 4 5 6 प्रॉपर्टीज़ लें और उनको रेंट पे दे दें। कोशिश करें नई अच्छी वाली प्रॉपर्टी लें, टूरिस्ट एरिया के पास लें, मेट्रो के पास लें, यूनिवर्सिटी के पास लें, बाज़ारों के पास लें, कमर्शियल एक्टिविटी एरिया के पास लें। हर तरह से जजमेंट करने के बाद प्रॉपर्टी लें, पूरी वेरिफिकेशन के बाद। और अच्छी टीम से अंडर वैल्यू निगोशिएट करके रेट कम करके फिर प्रॉपर्टी लें। वेबसाइट पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी 20 से 30 से 40% ज़्यादा वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई होती है, और आपसे से कम 20 से 25 या 30% वैल्यू कम करवाई जा सकती है निगोशिएट करके और प्रॉपर जो है बातचीत करके। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से बताया। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि हर दिन तो आपसे कहा जाता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन आप लोग जिस वीडियो पे हम कह देते हैं उसको लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हज़ारों लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन वो कमेंट्स नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो आप लोग शेयर करें, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ही आपकी मदद होगी। लेकिन आप लोग हर दिन, मुझे कहना भी पड़ता है, सर भी आपसे कहते हैं कि ये एक सदका जारिया है, फ्री इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर हम लोग डेली बेसिस पे वीडियो बना रहे हैं तो आप भी तो उसको शेयर कर सकते हैं ना। एक वीडियो पे आप कमेंट कर देते हैं, दूसरी वीडियो पे आपके कमेंट्स नहीं होते, बल्कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, जिससे हमें न्यू से न्यू टॉपिक्स मिलते हैं, आपकी हेल्प करने का एक जज्बा मिलता है कि लोगों की हेल्प हो रही है। तो आप भी तो लोगों की हेल्प किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सकें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।